नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग ये वीडियो का प्रैक्टिस देखेंगे आज ट्यूटोरिया का, जो सेक्शनल टेस्ट नंबर 6 है, जिसमें कि पॉलिटी और करेंट दिया गया है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। इसमें टोटल ये 6 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले ऑलरेडी 5 टेस्ट हो चुका है। हम लास्ट 6 से शुरू किए हैं, जिसमें कि 6 करेंगे, 4 करेंगे, उसके बाद 2 करेंगे, क्योंकि 1, 3 और 5 इसमें मैथ प्लस रीजनिंग है। पहले हम लोग जीएस वाले खंड देख लेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो ये भी देखेंगे। तो छठा चलते हैं, फिर 4 कराएंगे, फिर 2 में हिस्ट्री है, 4 में ज्योग्राफी है, 6 में अभी इस सेट में है पॉलिटी प्लस 80, 1 से 80 तक पॉलिटी है, और 20 है आपका करेंट 80 से 100 तक। करेंट इसका अच्छा प्रश्न पूछा गया है। पॉलिटी भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? 61, 92, 9 या 19? तो बजट हो गया, 92 हो गया। 92 बजट एक जैसा लग रहा है, तो 92 याद रखिएगा, यानी कि 1 का बी राइट आंसर है। दूसरा में कह रहा है कि भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया था? ए में कह रहा है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी में कह रहा है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, सी में है 1919 का भारत परिषद अधिनियम, डी में है 1935 का भारत परिषद अधिनियम। तो भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था 1919 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा, और इसी के तहत 1919 में ही प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन, ये भी पूछ सकता है। और उसके बाद 1935 में क्या होता है कि प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया जाता है और राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था ला दी जाती है। टोटल 6 राज्य में, संयुक्त प्रांत ये सब में, बिहार वगैरह में। और क्या किया जाता है कि जो द्विसदनीय व्यवस्था था, ये भारत स्तर पर लागू किया जाता है। भारतीय, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे से गलत गड़बड़ हो जाएगा। पहला तो है कि पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया भारतीय विधानमंडल को? 1919, और 1919 के द्वारा है प्रांत में द्वैत शासन। प्रांत में द्वैत शासन, ये तो ठीक था। 1935 में होता है कि प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त करके भारतीय यानी कि केंद्र स्तर पे केंद्र में द्वैत शासन लाया जाता है, लेकिन ये व्यवस्थित होकर कार्य नहीं कर पाता है। थर्ड कह रहा है, सब सी आंसर था। थर्ड में कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने पहली बार भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भाग लेने का प्रयास किया? ए में है चार्टर अधिनियम 33, 2 में है 53, सी में है भारत सरकार अधिनियम 58, और डी में है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो किसके तहत भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ भाग लेने का प्रयास किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। 4 नंबर कह रहा है कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ए में है कि 9 दिसंबर 1946, बी में है 22 जनवरी 1947, सी में है 20 फरवरी 1947, डी में है 26 जुलाई 1946। तब संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव? तो इसका बी हो जाएगा कि 22 जनवरी 1947 को। 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो ये बी.आर. अम्बेडकर, वी.एन. राव, के संथानम या के.एम. मुंशी? तो ये तो नहीं है, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका है बी आंसर, बी.एन. राव द्वारा। 6 है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। इसमें बहुत सारा समितियां था, जैसे कुछ को आप देख सकते। इसमें क्या है, पहला है संघ शक्ति समिति, संघ समिति जिसमें संघ लगा हुआ है, संघ संविधान, संघ समिति, तो ये सब है जवाहरलाल नेहरू। राज्यों समिति, राज्यों के साथ बातचीत के लिए जो बनाया गया था, उसका भी जवाहरलाल नेहरू थे। प से प्रारूप हो गया, प ब से अम्बेडकर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। प्रारूप का बी.आर. अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान का हो गया, प्रांतीय का पटेल। और इसमें है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, तो इसका भी पटेल थे। और प्रक्रिया हो गया आपका डॉक्टर राजेंद्र। प्रक्रिया, संचालन, नियम, ये सब का जितना भी था, ये सब का राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया, नियम समिति और संचालन समिति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 7 कह रहा कि किस बात के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले किसमें कहा गया था? बेरीबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या केशवानंद भारती? तो सबसे पहले बेरूबारी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा किया कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। 8 कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये उद्देशिका में भी कहा गया है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना, तथा डीपीएसपी में भी बात किया गया है। तो इसका बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
उद्देशिका और राज्य के नीति DPSP। 9 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होने के लिए अनिवार्य है। ए में है कि संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। बी कह रहा है कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सी में है कि संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। डी कह रहा है कि संसद में 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा। तो एक नया राज्य सृजित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो इसका बी हो जाएगा कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10 कह रहा है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। तो इसके लिए प्रथम संशोधन करना होगा। प्रथम अनुसूची में क्या है, तो इसमें आपको कहा गया है कि 28 राज्य प्लस 8 यूटी होंगे। इसके देख सकते हैं कि अनुसूची को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। इसमें देख सकते हैं जैसे पहली अनुसूची में किसका कहा गया था, कहा कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों का नाम, जैसे इसमें बताया गया है कि 28 राज्य होंगे प्लस 8 यूटी होंगे। दूसरा में कहा गया है कि वेतन परिलब्धियों, वेतन और विशेषाधिकार, किसको कितना पैसा मिलेगा। तीसरा में है 3 वर्ड का होता है शपथ, 1 2 3, इससे भी रिलेट कर सकते हैं 1 2 3, यानी शपथ में तीसरा में शपथ की वर्णन किया गया है। चौथा में कहा गया कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना कितना होगा, ये चौथी अनुसूची में है। पांचवा में है कि अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित का प्रशासन तथा नियंत्रण। 6 में है कह रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, AMTA, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी छठा में है, 7वां में संघ और राज्यों के बीच 7 से सूची। इसमें बताया गया कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। 8 में कहा गया है मान्यता प्राप्त भाषाएं, जिसमें प्रारंभ में 14 था, फिर एक 15वां सिंधी जुड़ता है, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जुड़ता है, फिर 4 और जुड़ जाता है आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में कितने थे, तो 14। 9वीं अनुसूची में है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। 10 में कह रहा है दल बदल के आधार पर अयोग्यता। 11 में कह रहा है कि पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायी। 10 से दल बदल कर सकते हैं। 11 में है पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायी। तो इसमें टोटल 29 विषय हैं। 12वीं में है नगर पालिका की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायी। इसमें कितने विषय हैं, 18 है शायद, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 11 नंबर। 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों के विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रपति। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। 12 कह रहा है कि 2003 के संशोधन के बाद भारत के किस नागरिकता सिद्धांत का अधिक कड़ाई से पालन करना शुरू किया। जन्म सिद्ध नागरिकता, रक्त संबंधी नागरिकता, दोहरी नागरिकता या सार्वभौमिक नागरिकता। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2003 के संशोधन के बाद रक्त संबंधी जो नागरिकता था उसको अधिक कड़ाई से पालन करना शुरू किया गया था। 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने के लिए अधिकृत है। तो पंचायती से संबंधित संरचना कौन बनाता है, तो इसका हो जाएगा बी, राज्य का विधानमंडल। 14 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 7 अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो इसको किस संशोधन द्वारा किया गया था समाधान, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, यानी बी राइट हो जाएगा। 15 कह रहा है कि अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त या व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 16 में कह रहा है कि अनुच्छेद 21(a) के तहत प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। एक में कह रहा है कि यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में। दूसरा कह रहा है कि यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। पूछ रहा कौन सा सत्य है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उस शिक्षा के संदर्भ में, तो ये तो सही है। 2 कह रहा है कि यह व्यवस्था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत प्रदान की गई है, तो 2 भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 17 कह रहा है कि मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द से पहले किस शब्द का उल्लेख किया गया था। ए में है युद्ध,
बी में है बाह्य आक्रमण, सी में है आंतरिक अशांति, डी में है राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो राष्ट्रीय आपदा अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का किसके स्थान पर लाया गया था? तो आंतरिक अशांति की जगह पर लाया गया था। 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। 19 कह रहा है कि अनुच्छेद 58 में उल्लिखित अर्हताओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्न में से कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? ये कह रहा है कि उसे 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखनी चाहिए। बी कह रहा है कि उसे केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित, पहला में था कि उसे 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए रहना चाहिए, लेकिन 30 वर्ष नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बी कह रहा है कि उसे केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो केवल भारत का नागरिक तो ठीक है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता, तो ये भी सही है, तो बी हो जाएगा। सी कह रहा है कि उसे केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु, 30 नहीं 35, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए। डी कह रहा है कि उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और उसे कम से कम 10 वर्ष का संसदीय अनुभव होना चाहिए। ये गलत, ये ऐसा नहीं है, लाभ के पद पर तो सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये नहीं हो जाएगा। बी की उसे केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये भी है कि जैसे अमेरिका वगैरह में क्या है कि जन्म से नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन भारत में किसी भी तरह का नागरिकता रहेगा वो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 20 कह रहा है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है। बी कह रहा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। सी कह रहा है कि मंत्री लोकसभा के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। डी कह रहा है कि भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य प्रधानमंत्री के नाम से किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है, तो नहीं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी कह रहा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, तो ये तो सही था। सी कह रहा है कि मंत्री लोकसभा के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, नहीं प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। भारत सरकार के समाज शासन संबंधी कार्य पीएम के नाम से, नहीं प्रेसिडेंट के नाम से। बी हमारा राइट हो जाएगा। 21 कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कि तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत होना चाहिए इसको हटाने के लिए। 22 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में कह रहा है कि संसद के किसी सदस्य को केवल सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों से मुक्ति प्राप्त है, तो ये तो सही है, सही पूछ रहा था, ठीक है। क्या है अगला पढ़ते हैं। बी, यदि सदन के किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया हो तो उसे केवल निंदा और सदन से निलंबित की सजा दी जा सकती है, निष्कासित नहीं किया जा सकता, ये गलत है, यानी कि इसका राइट हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी कह रहा है कि सदन को अपनी अवमानना या विशेषाधिकार हनन के मामले में किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने का अधिकार है, यह शक्ति न्यायपूर्ण अवलोकन से स्वतंत्र है, ये भी गलत है, डी हो जाएगा, नहीं हमारा राइट आंसर ए है। 23 कह रहा है कि तदर्थ किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है, यानी कि नीचे जो राज्य दिया हुआ है जिसमें किसमें जो है एसटी के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है, इसका राइट आंसर है बी मेघालय। 24 कह रहा है कि संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में कह रहा है कि इसके सभी सदस्य केवल राज्यसभा से ही होते हैं, लोकसभा से नहीं, तो ये गलत है। इसका हो जाएगा कि इसका गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और कार्य पूरा होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। संसदीय समिति के बारे में 25 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था और जब उन्हें जोड़ा गया था तो उसमें संख्या कितनी थी? तो मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ यही है। और प्रारंभ में 10 थे, 11वां कब जुड़ा था? तो 11वां आपका जुड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 11वां मौलिक कर्तव्य। शिक्षा वाला कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, तो यह हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति 10। 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत निहित है? ए में है कि वंश के आधार पर नागरिकता की अनिवार्यता, बी में है कि राज्य की नागरिकता और राष्ट्रीय नागरिकता, सी में है एकल नागरिकता और डी में है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। संविधान में नागरिकता संबंधी मौलिक सिद्धांत है कि भारतीय के पास एकल नागरिकता ही है। यहाँ सिर्फ एक ही नागरिकता होता है, सिर्फ वो भारतीय है, ना कि राज्य है। जैसे कोई बिहार का है तो बिहार का अलग नागरिकता नहीं होगा, जबकि अमेरिका वगैरह में दो नागरिकता है, एक अमेरिका का और एक वहाँ का वो किस राज्य से है उसका भी।
27 कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित से कौन सी प्रक्रिया द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? तो वंश द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, देशीयकरण द्वारा और पंजीकरण द्वारा। यानी नहीं पूछा था तो बी हो जाएगा। 28 है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो ये 2026 तक रहेगा, जब तक कि दूसरा परिसीमन नहीं आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 29 कह रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए में कह रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी में है राष्ट्रपति, सी में है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका डी हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। 30 कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष। तो मैक्सिमम 3 वर्ष लगाया जा सकता है। 31 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला में है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत है। बी में कह रहा रीजन कह रहा है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो ये सही है। इसका क्या हो जाएगा कि ये सही है किंतु आर गलत है, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्या था, एक गलत है परंतु आर सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा डी। 32 कह रहा है कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसमें क्या हो जाएगा 280 में तो वित्त आयोग है, 262 में क्या है, तो इसमें संचित निधि का है, 262 में है तो ये 2 राज्यों के बीच झगड़ा है, 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। 33 कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। 34 कह रहा है कि भारत के संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो बेसिक स्ट्रक्चर किस में दिया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। 35 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अधिकार किसके पास है? ए में है राज्यपाल, बी में संबंधित राज्य की विधानसभा, सी में है संसद, डी में है राष्ट्रपति। तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अधिकार किसके पास होता है? तो ये संसद के पास होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 36 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक होता है? तो महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले उनको नोटिस दे दिया जाता है कि आप पे महाभियोग लगने वाला है। 37 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ए में है कि उच्चतम एवं यानी कि इसको कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट निम्नतम न्यायालय में, बी में केवल हाई कोर्ट में, सी में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, डी में है केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो न्यायिक समीक्षा के लिए अब दोनों कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। 38 कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका ये हो जाएगा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 39 कह रहा है कि कौन सा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्षता को डिफाइन करता है। 40 है कि भारतीय संविधान में मतदान करने का अधिकार का प्रावधान किसके तहत किया गया है? 340, 326, 247 या 244। तो मतदान करने का अधिकार का प्रावधान 326 के तहत है। 41 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, यानी कि बी हो जाएगा राइट आंसर। 42 है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति जैसे आप जानते होंगे कि राज्यसभा का सभापति भी होते हैं, राज्यसभा का सभापति, इसलिए इनको हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, यानी कि इसका सी हो जाएगा। 43 पे चलते हैं। राज्य विधानमंडल में निजी सदस्य द्वारा विधेयक पेश करने के लिए न्यूनतम कितने दिनों का नोटिस होना चाहिए? तो 1 महीना का नोटिस होना चाहिए मिनिमम। 44 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण की जो शक्ति है वो किस श्रेणी की शक्ति मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये न्यायिक शक्ति मानी जाती है। 45 कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में, केवल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में, तो इसका नन हो जाएगा, कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, ना तो सुप्रीम कोर्ट में ना तो हाई कोर्ट में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 46 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का समाधान, राष्ट्रपति का समर्थन और राष्ट्रपति की सहमति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति का आशय, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 47
इसमें कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एम है कि 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं, तो सही है। बी में कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया, तो ये गलत हो जाएगा, यही सही नहीं है। सी कह रहा है कि जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहते हैं उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, ये भी सही है। डी में कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, इसका क्या हो जाएगा, ये भी सही है, यानी कि बी हमारा राइट है कि ये सही नहीं है। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो ए में है कि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये तो है। बी में है कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, तो ये कहाँ है, ये डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में है, डीपीएसपी, तो ये नहीं होगा फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें इसका आंसर शीट में गलत दे दिया है, इसका बी ही होना चाहिए क्योंकि ये डीपीएसपी में आता है। सी कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये तो है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, तो ये सही है। इसमें आंसर डी दे दिया है, लेकिन इसका बी होना चाहिए कि सही नहीं है, बी। 49 है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया, कब सम्मिलित किया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया था। 50 कह रहा है कि इनमें से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कल भी डिस्कशन हुआ था, 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कौन सा है, सी हमारा राइट आंसर होगा कि 15, 16, 19, 29, 30 है जो केवल भारतीयों को है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 51 है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था, तो ये आपका आया था 1966 में, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। बी का हो जाएगा सरकारी आयोग, तो सरकारी आयोग कब आया था, तो 83 में आया था। एम पुंछी आयोग, ये आपका आया था 4 एक किस में है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 2 में, तो यानी कि 2007 में पुंछी आयोग आया था। और राजमन्नार 3 हो जाएगा 1969 में, यानी 4, 1, 2, 3, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 कह रहा है कि इनमें से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, तो जनसेवा स्वास्थ्य एवं समाज ये नहीं है, जनगणना ये केंद्र का है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन यही तो है। इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 5 विषय लाए गए थे उसमें ये भी था, इसमें और शिक्षा था, इसको भी समवर्ती सूची में लाया गया था। 53 कह रहा है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम में वर्णित था, तो किसमें संशोधन द्वारा कहा गया था, तो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य में राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। 54 है कि इनमें से कौन राज्य का सर्वोच्चम विधि अधिकारी होता है, राज्य का पूछा, अगर केंद्र का पूछता, देश का पूछता तो कहा जाता महान्यायवादी, लेकिन राज्य का क्या हो जाता है, महाधिवक्ता, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 55 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति किए जाने के बाद विधानमंडल का सदस्य न होने पर क्या होगा, तो उसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा, अगर नहीं बनेगा तो उसे इस्तीफा देना होगा। 56 है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, कौन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो कहाँ कहाँ है, तो बिहार में तो आप जानते ही होंगे, हमारे यहाँ कितना सीट है विधानमंडल में, तो विधानसभा में 243 है। विधान परिषद द्विसदनीय विधानमंडल का क्या है कि जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, तो बिहार में है 243 यहाँ है, 75 यहाँ है, यूपी में भी है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में है, आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में नहीं है। इसका क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 6, 1, 3, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 जिसमें है उसमें काट दीजिए, 2 तो इसमें भी आ जाएगा। 57 कह रहा है कि जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा का उसी प्रकार द्विसदनीय राज्यों में विधान परिषद का कार्यकाल होता है, तो विधानसभा परिषद को तो असीमित होता है, इसका कोई कार्य फिक्स नहीं है, तो अस्थाई है, अस्थाई। अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष हो जाएगा, लेकिन ये विधान परिषद का कार्यकाल पूछा है तो ये समाप्त होने का विषय नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी कि नन ऑफ द एबव। 58 कह रहा है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति। उसी तरह अगर केंद्र में पूछेगा मंत्रिपरिषद तो सामूहिक तौर पे हो जाएगा ये किसका, लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति। 59 कह रहा है कि नीचे दिए गए भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो अभिलेख न्यायालय कहा जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। 60 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया या उपर्युक्त सभी, तो इसका हो जाएगा ए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था न्याय पूर्वावलोकन। 61 है कि भारत में CAG का कार्यकाल निर्धारित है,
इसका हो जाएगा डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होगा वही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। 62 कह रहा है कि भारत में विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूला के आधार पर दिया जाता है। ए में है के संथानम, बी में है महावीर त्यागी, सी में है डी आर गॉडगिल और डी में है एल एम सिंघवी। तो इसका क्या हो जाता है सी, डी आर गॉडगिल फार्मूला के आधार पर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। 63 में एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, मिलान पूछ रहा है। तो इसका पंचायती से संबंधित जितनी भी समितियां हैं, अशोक मेहता, बलवंत राय, एल एम सिंघवी या जी के राय। इसका ट्रिक है, जैसे ऐसे कर सकते हैं, BA पास 73 में, BA पास 73वां संशोधन द्वारा पास किया गया था। तो बी से हो गया आपका, पहला में हो गया बलवंत राय मेहता, तो इसका कब आया था, तो 57 में 1 नंबर सबसे पहले यही आया था। उसके 20 साल बाद आता है अशोक मेहता, इनका हो जाएगा आपका 2, यानी कि 1 2 किसमें है, CD में, इससे भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, यही हो जाएगा, यानी फिर 3 4। बी से बलवंत राय मेहता, ए से अशोक मेहता, PKRB राव ऐसे कर सकते हैं, GKRB राव को, और से सिंघवी। तो इसका हो जाएगा आपका 1 2, उसके बाद क्या है, इससे भी मिला सकते हैं 3 और 4। तो GKRB राव समिति कब आया था, तो 85 में, उसके बाद 1 साल बाद आता है 86 में LM सिंघवी, बलवंत राय 57 और अशोक मेहता 77। ये भी पूछता है कि किसके द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया गया था, तो बलवंत राय मेहता 3 वर्ड का है तो ये 3 स्तरीय बोला था, जबकि अशोक मेहता 2 वर्ड का है तो ये 2 सदनीय की बात की थी। जैसे ग्राम सभा और पंचायत समिति और जिला परिषद 3 होता है ना, तो ये 3 बोला था, जबकि ये बोला था कि 2 ही होना चाहिए। इसका 3 4 1 2 यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 64 कह रहा है कि यदि पंचायत, इसमें कह रहा था कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा, 6 माह, 3 माह, 2 माह या 1 माह। तो कितने माह के अंदर अनिवार्य होता है, तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य होगा। 65 कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रभावी हुआ, BP सिंह, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह या HD देवगौड़ा। तो 73वां संशोधन कब हुआ था, 1992 में, तो उस समय कौन थे PM, तो PV नरसिम्हा राव, बी राइट आंसर है। 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा में ये होता है कि ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, जो भी 18+ के लोग हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। 67 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा यदि उसकी आयु निम्न में से किससे कम है। तो नगर पालिका में अगर 21 वर्ष से कम है तो वो नहीं होगा, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा। 68 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो निर्वाचन आयोग का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो इसका है 324 में, यानी 1 का 2 होगा। इसमें अगर समय कम है तो इसमें देख सकते हैं कि 1 का 2 सिर्फ इसी में है, तो क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। लोक सेवा आयोग का है आर्टिकल 315, वित्त आयोग 280, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 1, यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 69 कह रहा है कि निमित्त में से निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, नन ऑफ द एबव। तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है, तो इसमें लगता है प्रेसिडेंट हटाता है, इसमें ऑप्शन नहीं है, एक भी सही नहीं है, यानी डी होगा। 70 कह रहा है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो परिसीमन आयोग का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। 71 है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, किसको या किनको सरकार ने शास्त्रीय यानी क्लासिकल भाषा घोषित नहीं किया है, तो कौन कौन है, उड़िया है, असमिया भी है, इसके बाद हो जाएगा किस किस को नहीं किया है, तो इसमें कोंकणी नहीं हो जाएगा, मैथिली भी नहीं है, संथाली भी नहीं है, प्राकृत है, तमिल भी है, मलयालम भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा 6 7 8, यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका सी आंसर। 72 कह रहा है कि अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है, तो ये 2 महीने तक रह सकता है। 73 है कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चुने। ए में कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, बी में है केंद्रीय सूचना आयोग, सी में है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, डी में है निर्वाचन आयोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, भिन्न विकल्प क्या होगा, तो जैसे कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सब जो है वो संवैधानिक आयोग है, जबकि ये असंवैधानिक है, तो ये बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कुछ संवैधानिक आयोग और कुछ गैर संवैधानिक है, उसको आपको दिखा देते। जैसे इसमें कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग के एक गैर संवैधानिक निकाय है, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और निर्वाचन आयोग सभी संवैधानिक निकाय है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया जाता है। जैसे बहुत सारा है, जैसे कि
संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका जिक्र संविधान में है, जो आर्टिकल के द्वारा डिफाइन किया जाता है। जैसे आपका हो गया निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, इसका जिक्र किसमें है? जैसे निर्वाचन आयोग 324 हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग 315 हो जाएगा, राज्य लोक सेवा हो जाएगा 312, वित्त आयोग 280। उसी तरह राष्ट्रीय जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी CAG हो गया 148 से 151 में जिक्र है। महान्यायवादी 76, महाधिवक्ता कितना में है? 165 महाधिवक्ता हो गया। अंतर्राज्यीय परिषद, ये सब कितना है? जो भी संविधान के द्वारा डिफाइन नहीं हो जाएगा संवैधानिक निकाय। लेकिन नीचे देखिएगा गैर संवैधानिक निकाय, जैसे योजना आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राज्य विकास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, और केंद्रीय सतर्कता, केंद्रीय सूचना और राज्य सूचना आयोग, ये सब है गैर संवैधानिक आयोग। यही उसमें भिन्नता था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए और इनका रैंक एवं वरीयता क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है? राष्ट्रपति, एक नंबर पे आता है प्रेसिडेंट, दूसरा में आ जाता है उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। तो चार सिर्फ इसी ऑप्शन में है। सबसे पहले 4 है यानी उपराष्ट्रपति, उसके बाद हो जाएगा प्रधानमंत्री, उसके बाद 5 है अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद अंतिम में हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। इस सारणी से आप देख सकते हैं जैसे कि क्या होगा, सबसे पहले होता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, चौथा में आता है अपने अपने राज्यों का राज्यपाल, पांचवा में है पूर्व राष्ट्रपति, 5 के काम में है उप प्रधानमंत्री, 6 में है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष, 7 में है संघ के कैबिनेट मंत्री अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष, योजनाओं के पूर्व प्रधानमंत्री, इसमें कॉमन नहीं दिया है, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। 8 में क्या होता है? 13 इसमें राजदूत होता है, राजदूत। उसी तरह एक 7 का है, इसमें नहीं दिया है, उसमें होता है कि भारत रत्न सम्मान धारक, एक मात्र ऐसा पुरस्कार है जिसका वरीयता सूची में जिक्र है। भारत रत्न सम्मान धारक का जिक्र किसमें है? तो 7 के क में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 75 में एक तरफ सूचीबद्ध दिए हुए है, दूसरी तरफ सूची 2 से इसका मिलान करने कह रहा है। 86वां संविधान संशोधन 2006 द्वारा क्या हुआ है? 2002 होगा, यहाँ पे 6 नहीं होगा। तो इसके द्वारा क्या हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार, यानी ए का 2 किसमें है? तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी ये दोनों कट जाएगा। बी में है 73वां संविधान संशोधन 1992, तो इसके द्वारा पंचायती राज है, तो 2 का 3 हो गया, यानी कि 2 3 4 1, इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1988, इसमें क्या हो गया था? मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और 52वां संविधान 85 द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है, यानी कि हो गया आपका 2 3 4 1 राइट आंसर। 76 कह रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 में 3 तरह से संशोधन करने की प्रक्रिया है, निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है? तो इसके तरह साधारण बहुमत द्वारा संशोधन नहीं किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 76 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 77 कह रहा है, 76 का ए हो गया। 77 में कह रहा है कि कौन सी जोड़ी या संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? एक सेकेंड, इसका क्या था? इसमें पूछ रहा था कि भिन्न पूछ रहा था, तो 368 के तहत 3 तरह के संशोधन करने की प्रक्रिया है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मिटा के देख लीजिए। इसका साधारण बहुमत से भी होता है, 2/3 बहुमत से भी होता है, 2/3 बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों के आधे से अधिक सदस्यों की स्वीकृति द्वारा। इसका 1/3 बहुमत का जिक्र कहीं नहीं है, इसका बी होना चाहिए था, यहाँ पे गलती से गलती बता दिए थे। 77 में था कि अनुच्छेद और सुमेलन पूछ रहा था, तो महाधिवक्ता का जिक्र किस में है? तो इसका तो 165 में है, तो ये गलत है। पूछ रहा है सुमेलित, सही सुमेलित पूछ रहा है। संघ लोक सेवा आयोग, ये भी गलत है, इसका भी 315 में है। निर्वाचन आयोग 324, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय, ये तो गलत है, 124 से शुरू है, 129, यानी कि हो जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 77 का। 78 कह रहा है कि सूचीबद्ध और सूची 2 से मिलाना है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसमें तो एक फखरुद्दीन अली अहमद थोड़ा सा लग रहा है, बाकी तो कोई नहीं लग रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका ए का 4, किस में है? तो देखिए इसमें भी मैच कर गया, ए का 4 हो जाएगा, इसका 3 मिलाकर देखते हैं एक बार, 5 2 और 1। तो इसमें क्या है? ए का हो जाएगा राष्ट्रपति यानी फखरुद्दीन अली अहमद, उपराष्ट्रपति हो जाएगा आपका गोपाल स्वरूप पाठक, भारत के प्रधानमंत्री आई के गुलजार, भारत के मुख्य न्यायाधीश JB पटनायक और लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल, यानी 4 3 5 2 1 हमारा राइट आंसर है 78। 79 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो 69 द्वारा दिया गया है, 69। 80 का निम्नलिखित में से किसने राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो विधानमंडल का भाग कौन कौन सा होता है?
तो इसमें हो जाएगा आपका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी मुख्यमंत्री नहीं माना जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 81 पे चलते हैं। यहाँ से करेंट आ गया। इसका करेंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। जैसे पहला में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? इजराइल, अमेरिका, रूस या बांग्लादेश? तो बिग ब्यूटीफुल अमेरिकी ट्रंप द्वारा लाया गया था, जिसमें ये अमेरिका से संबंधित है। 82 कह रहा है कि हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? ऑपरेशन सिंदूर, अलमरसूस, स्पाइडर वेव या गाइडेड चेरियट? तो इसका मेन ऑपरेशन था स्पाइडर वेव, यानी कि हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 83 कह रहा है कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो इटली में है। 84 है कि हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? खीर भवानी मेला का आयोजन हर साल जम्मू कश्मीर में होता है। 85 है कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जिसमें 131वां स्थान भारत को मिला है। 86 है कि हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। ये तो बहुत चर्चित है। 87 है कि हाल ही में ब्लेज मेट्रेबेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई है? इंग्लैंड, इजराइल, सिंगापुर या USA? तो ये इंग्लैंड की चुनी गई है, यानी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 है कि अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षण करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो ये ST को प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया है। 89 है कि जून 2025 में इफ्को ने कहाँ पर पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? भारत, ब्राजील, इजराइल या USA? तो ब्राजील में खोलने का घोषणा किया है। 90 पे चलते हैं। 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? बिहार, झारखंड, UP या MP? तो पहला जीन बैंक कहाँ खुला है? तो ये बिहार में खुला है। 91 कह रहा है कि हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई? तो इसका नाम है ऑपरेशन हॉक 2025। 92 कह रहा है कि हाल ही में किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। 93 है कि हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर बिझिंगम बंदरगाह का लोकार्पण किया? ये KGS वाले सेट में भी था। इसका है तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम बिझिंगम बंदरगाह का लोकार्पण किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। 94 है कि हाल ही में रमन उत्सव कहाँ मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आंसर दिया है उत्तराखंड, यानी कि ये राइट आंसर है। 95 है कि हाल ही में चर्चित लकुंडी स्मारक कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये कहाँ है लकुंडी स्मारक? तो 95 का आपका हो जाएगा ये कर्नाटक, ये याद रखिएगा। 96 है कि भारत का पहला गोल्ड सिक्का द्वारा सोना पिघलाने का ATM का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई या तंजौर? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। 97 है कि हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में कौन प्रथम स्थान पर आया है? तो पहला स्थान पर आया था आइसलैंड। 98 है कि हाल ही में अडानी पावर ग्रुप ने कहाँ पर 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने संबंधी समझौता किया है? तो ये कहाँ किया है? तो ये भूटान में किया है। 99 है कि देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो ये नोएडा में खुलेगा। जो भी प्रदूषण वाली चीज़ें फैलाने वाली चीज़ है उससे पार्क बनाया जाएगा। 100 में कि हाल ही में सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सागर माथा ये आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, इसलिए सागर माथा संवाद है। तो ये कहाँ हो जाएगा? काठमांडू, नेपाल का काठमांडू में। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।